मैं हूँ आपकी नटखटियाँ और मैं आती हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। डॉक्टर अंशिका की बात बिल्कुल ठीक थी, पर विवेक चुप था। वो बहुत ज़्यादा केयर करता था, वो प्यार भी करता था, लेकिन वो तो अजनबियों की तरह उस कमरे में रहते थे। अगर ऐसा चलता रहा तो वो दोनों ही घुटेंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। विवेक की आंखों में नमी सी भर गई। वो रूही के करीब कैसे जाए? वो तो उसे अजनबियों की तरह ट्रीट करती है, उसे देखकर ही भागने लगती है। कि 1 महीना उसने कैसे बर्दाश्त किया वही जानता था। रूही की बेरुखी उसके साथ बहुत बढ़ चुकी थी। ऐसा नहीं था कि वो मिसबिहेव करती थी, बस वो खुद को दूर करने की कोशिश करती थी। अंशिका मेडिसिन लिखते हुए कहती है, हम 15 दिन और देख लेते हैं, सिर्फ आप लोगों के कहने पर। इस बीच अगर सब ठीक हुआ तो ठीक है, वरना फिर अबॉर्शन ही एक ज़रिया बचता है, क्योंकि मैं माँ की ज़िंदगी पर रिस्क नहीं ले सकती। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ना जानबूझकर 2 ज़िंदगियों को दांव पर नहीं लगा सकती। वहीं गेट पर रूही खड़ी थी, उसके पास ही नर्स खड़ी थी। रूही ज़िद कर रही थी यहाँ पर आने की, लेकिन उसने सारी बातें सुन ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो एकदम सुन पड़ चुकी थी। तभी विवेक का ध्यान रूही पर गया। ये देखकर वो घबरा गया और जल्दी से उसके पास गया। ये पहली बार था जब रूही उससे डरी नहीं, बल्कि उसके गले लग गई और रोते हुए कहती है कि उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसके बच्चे को कुछ मत करना। विवेक ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। उन्होंने कहा ना सब ठीक है। रूही काफ़ी देर रोती रही। विवेक उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बिठा लेता है, उसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है और आंखों से उसे शांत रहने का इशारा करता है। रूही उससे अलग नहीं थी, रूही ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। डॉक्टर कहती है, मैं आप लोगों को सिचुएशन समझा रही हूँ। सिचुएशन बहुत अलग है, शायद कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन आप दोनों को इस बच्चे के लिए ये सोचना होगा और करना होगा। अगर आप खुश रहेंगी तो आपका बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। अगर आप उदास रहेंगी तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। खुश नहीं रहेंगी तो क्या होगा? हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेडिसिन या मैं या ये कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप पर है सब कुछ। क्योंकि रूही फिर से रोने लगी थी और उम्मीद भरी नज़रों से विवेक की तरफ देख रही थी। विवेक ने उसके हाथ को पकड़े हुए अपनी नम आँखों से उसे इशारा किया और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में उलझाते हुए कहा, मैं हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मीरा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सोच रही थी ये बच्चा इन दोनों को पास ले आ रहा था, इन दोनों को करीब कर रहा था। शायद किस्मत इन दोनों को ही मौका दे रही थी इस बच्चे की बदौलत। उसके बाद सब लोग घर आ गए। पूरे रास्ते रूही बहुत चुप रही, उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसे हद तक समझ आ चुका था कि अगर वो अपने बच्चे के लिए जीना चाहती है तो उसे खुश रहना होगा और उसके पास यही तरीका था खुश रहने का, कि वो धीरे धीरे सबके साथ घुलने मिलने लगे, धीरे धीरे विवेक को एक्सेप्ट करे, दोनों के रिश्ते में सुधार आए। 15 दिनों में विवेक और रूही का बहुत ज़्यादा रिश्ता गहरा होने लगा। विवेक रूही का बहुत ध्यान रखता, खाने से लेकर बैठने तक, सोने तक उसके पास रहता। उसने अपना काम पूरा पूरा रात पर करना, उसने दिन भर बस रूही का ध्यान रखना अपनी रूटीन बना ली थी। रूही का और रूही के बच्चे का ख्याल रखना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो गया था। और ये सब करते करते 15 दिन बहुत जल्दी बीत गए। घर वालों ने भी रूही का बहुत ख्याल रखा, एक एक चीज़ हर कोई खुद करता था। आज रूही थोड़ी सी घबराई हुई थी, क्योंकि आज वो लोग फिर से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे थे। वो खुद को शांत करने की कोशिश भी कर रही थी। वो वार्ड में आती है तो डॉक्टर अंशिका उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, लंबी सांस लो और सब ठीक है। रूही ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। शायद करण के जाने के बाद आज वो पहला दिन था जब वो हल्का सा मुस्कुराई थी। डॉक्टर रूही उसकी मुस्कुराहट देखकर काफ़ी खुश हो गई। रूही की हालत पहले से थोड़ी सी बेहतर थी। मीरा जी ने डॉक्टर को हर चीज़ बता दी थी, इसीलिए वो उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गई थी। डॉक्टर समझ रही थी कि ये लड़की कितने दर्द में है। मीरा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने विवेक और रूही का रिश्ता भी डॉक्टर को समझाया था। डॉक्टर अंशिका ने रूही की बैठने में मदद करते हुए कहा, हम एक स्कैन कर लेते हैं और एक टेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। रूही ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। नर्स जिसे कुछ पता नहीं था वो रूही की अल्ट्रासाउंड रूम में उसे ले जाती है और कहती है, इनके हस्बैंड जो बाहर बैठे हैं उन्हें बुला लीजिए। रूही के तो पास कोई था नहीं, वो कुछ कह भी नहीं पाई, क्योंकि ये सुनकर वो थोड़ी सी नम हो गई थी और जम भी गई थी। एकदम से हस्बैंड सुनकर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था विवेक उसका हस्बैंड।
भले ही उन दोनों की शादी हो गई हो, पर उनका रिश्ता तो अब भी दोस्ती जैसा ही था ना। पता नहीं दोस्ती भी कहीं खोई हुई थी। वो दोनों अनजानों की तरह ही पेश आते थे, लेकिन दुनिया के लिए वो लोग पति पत्नी थे। डॉक्टर अंशिका कुछ भी नहीं कहती, वो बस रूही की तरफ देखती है, जैसे उसे पूछना चाहती हो कि तुम ये कर सकती हो, तुम कंफर्टेबल हो। डॉक्टर अंशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा, अगर ये बच्चा तुम दोनों का है तो हक उसका भी हुआ, क्योंकि ज़िंदगी भर तुम दोनों को साथ रहना है, उसे तुम्हारे साथ रहना है। जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट करोगी उतना अच्छा होगा, तुम दोनों के लिए भी और इस बच्चे के लिए भी। रूही खुद को समझा लेती है। पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी नर्वस थी। डॉक्टर अंशिका को बस उसने अपनी पलकें झपका दी थी। अल्ट्रासाउंड के बेड पर वो लेटी हुई थी। उसकी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड थी। आज वो पहली बार अपने बच्चे को महसूस करेगी, उसे देखेगी। वो थोड़ी नर्वस थी, अंदर ही अंदर डर रही थी उसका बच्चा ठीक हो, क्योंकि आज के बाद वो बहुत कोशिश करेगी अपने बच्चे के लिए। विवेक जो बाहर बैठा था, नर्स उसे बुलाने आ गई थी। वो थोड़ा सा घबरा गया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना, क्योंकि ये सब होगा उसने सोचा नहीं था। उसे बुरा नहीं लग रहा था। वो बिना सोचे समझे ही अंदर आ गया। जैसे ही वो रूही के पास आया, उसने उसके हाथ को पकड़कर प्यार से पूछा, क्या हुआ है? डॉक्टर अंशिका उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है। रूही को थोड़ा अजीब लग रहा था। उन दोनों का रिश्ता अटपटा सा होकर रह गया था, अभी भी उलझा हुआ था। विवेक का इतना प्यार देखकर रूही को अपनी तरफ बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती तो थी ना। रूही कुछ कहती है उससे पहले डॉक्टर अंशिका कहती हैं, कुछ भी नहीं हुआ, बस फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो रही है, इसलिए दोनों पेरेंट का होना ज़रूरी होता है। आपको तो खुश होना चाहिए, आप अपने बच्चे को देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद नर्स रूही के पेट पर जेल लगाती है ताकि अल्ट्रासाउंड की जाए। विवेक का पूरा ध्यान रूही के फेस की तरफ था, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसे अनकंफर्टेबल करना नहीं चाहता था। और वो रूही के लिए प्यार रखता था, हवस नहीं। उसने रूही के पेट की तरफ ज़रा भी नहीं देखा था, क्योंकि ये गलत होता। भले ही दोनों की शादी हुई थी, लेकिन उनमें अभी भी कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, और विवेक अपनी लिमिट्स जानता था। वो कभी ऐसा कुछ करेगा नहीं जिससे कि रूही को तकलीफ हो। रूही का ध्यान तो स्क्रीन पर था, जहाँ एक छोटा सा बिंदु दिख रहा था, एक छोटा सा बेबी। उसकी आंखों में पानी भर आया। ये उसके प्यार की निशानी थी, उसकी करण की निशानी थी, ये उसकी करण की मोहब्बत थी। विवेक वो भी ध्यान से स्क्रीन को देख रहा था। बेबी अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा था, पर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और आंखें भीग सी गई नमी से। विवेक ने कसकर रूही के हाथ को पकड़ लिया। वो ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, फ़िलहाल तो कंडीशन ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, पर आने वाले महीने में और भी ध्यान रखना होगा। रूही के पेट पर लगी जेल को साफ करते हुए नर्स कहती है, आप लोग कैबिन में चलिए, मेडिसिन वहीं डॉक्टर लिख देंगी। विवेक जो इतना खुश था, वो झुककर रूही के माथे को चूम लेता है, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड था। उसे एहसास ही नहीं था कि उसने क्या किया है, और फिर आराम से उससे बैठने में मदद करता है। विवेक की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, पर रूही के दिल की धड़कनें 1 मिनट के लिए बढ़ सी गई थी। ये भावना बहुत अलग थी, उसने ये कभी महसूस नहीं की थी। ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग उसके अंदर दौड़ रही थी। विवेक ने रूही को अच्छे से खड़ा किया, उसके हाथ को पकड़कर डॉक्टर अनुष्का के कैबिन की तरफ चल दिया। चेहरे पर जो स्माइल थी वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज उसने एक छोटा सा बेबी देखा था। पता नहीं क्यों, पर ये बाप बनने की फीलिंग बहुत ही खुशनसीब वाली होती होगी। वो जानता था ये बच्चा उसका नहीं था, लेकिन ये उसके भाई की आखिरी निशानी थी, और ये उससे जान से भी प्यारी थी, और वो इसे उतना ही संभाल कर रखेगा जितना कि वो रूही को संभालता था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंशिका के कैबिन में दोनों ही बैठे थे। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, अभी तो सिचुएशन ठीक है, आने वाला महीना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं मेडिसिन चेंज कर रही हूँ, और तुम दोनों को कुछ और चीज़ें भी बताती हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखोगे बस, और डाइट भी चेंज कर दीजिए। अगर हो सके तो हर वक्त रूही के आसपास कोई ना कोई रहे। वो जितना खुश रहेगी, बिज़ी रहेगी, उतना ही अच्छा है, और अच्छा सोचेगी तो बच्चे पर भी अच्छा ध्यान पड़ेगा। विवेक ध्यान से हर चीज़ सुन रहा था और लिख भी रहा था, क्योंकि शायद वो भूल ना जाए, और इन चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से घर जाकर डिटेल में डिस्क्राइब करेगा रूही के सामने। इन 15 दिनों में विवेक और रूही का रिश्ता थोड़ा सा सुधर गया था। विवेक अब उसका और भी ज़्यादा ध्यान रखता था, इतना ज़्यादा कि शायद करण भी ना रख पाता। कितनी बार तो वो रात को उठ उठ कर उसे दवाई देता, उसे भूख लगे तो कुछ बना कर देता।
रूही की बेरुखी सहने के बाद भी वो बस मुस्कुराता रहता। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर घर घर की तरफ निकल गए थे। रूही खिड़की से बाहर देख रही थी और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी वो विवेक के साथ गलत कर रही थी। विवेक का दिल वो रोज़ तोड़ देती थी, पर करण की जगह वो किसी को देने को तैयार नहीं थी। पर अंदर ही अंदर विवेक के लिए भावनाएं थी उसके मन में। उसके दिल में एक छोटा सा कोना था जो विवेक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा था। उसकी अच्छाइयाँ देखकर उस पर वो प्यार निछावर करने को भी तैयार थी, पर उसकी भावनाएं उसे रोक देती, करण की यादें उसे रोक देती। विवेक रूही को बीच बीच में देख रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो खुश था। रूही धीरे धीरे ही सही पर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। दोनों जब घर पहुंचे तो सब लोग हॉल में बैठे थे, डरे हुए थे। डॉक्टर ने जो पिछली बार कहा था वो बहुत ही डरावना था, इसीलिए सबकी हालत खराब थी। काव्या भी आई हुई थी। उसे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन चिंता भरे चेहरे देखकर उसे शक हो गया था। विवेक और रूही चलकर अंदर आए। विवेक के चेहरे पर स्माइल देख सबको सुकून सा मिल गया। सबको अच्छा लगा और सबको समझ आ गया कि बच्चा ठीक है और रूही ठीक है। विवेक रूही को काव्या के पास बिठा देता है और काव्या को थोड़ा अब पेट दिखने लगा था क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में थोड़ा वक्त था और वो जुड़वा बच्चों से प्रेग्नेंट थी। वो काफ़ी गोलू मोलू सी हो गई थी। उसके भरे भरे गाल अब उसे क्यूट दिखाते थे। काव्या एक्साइटेड होते हुए कहती है, डॉक्टर ने क्या कहा है? विवेक खुश होते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, सब ठीक है, बस ध्यान रखने को कहा है। वो अपनी माँ को देखते हुए कहता है, आपको पता है मैंने आज बेबी देखा, अरे वो बहुत छोटा है। उसकी बातें सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कौन कहेगा ये पिता बनने वाला है, ये तो खुद बच्चों जैसी हरकतें करता है। विवेक की बचकानी हरकतें सुनकर सब लोग हंसते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो रूही के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। राकेश जी हंसते हुए कहते हैं, तुम कब बड़े होने वाले हो? कुछ महीनों में तुम्हारा खुद का बच्चा आ जाएगा। ऐसी हरकतें करोगे तो उसे क्या सिखाओगे? एक पल के लिए घर में पूरी चुप्पी छा गई। ये उन्होंने क्या कह दिया था? ये बच्चा उसका थोड़ी था। रूही बिल्कुल खामोश हो गई। जो स्माइल कर रही थी उसके चेहरे से स्माइल कहीं गायब सी हो गई। तभी विवेक कहता है, मैं उसे अपनी तरह ही बनाऊंगा। वो अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहता है, जैसा मैं हूं ना, बिंदास और मस्त, मेरा बच्चा बिल्कुल वैसा ही होगा। कितने दिनों बाद आज घर पर हंसी ठिठोली हो रही थी। सब लोग खुश थे और ये सब कुछ रूही की वजह से हो रहा था। मीरा जी ने रूही के माथे को चूमकर कहा, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। पता नहीं कैसे तुम्हारी ये एहसान मैं चुका पाऊंगी। थोड़ी देर बाद लंच के बाद रूही को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया गया। काव्या उसके साथ ही चली गई। दोनों बेड पर टेक लगाकर बैठी थी। दोनों ही प्रेग्नेंट थी और दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। काव्या रूही को कहती है, तुमने सोचा आगे क्या करना है? रूही अपने ध्यान में बैठी थी। वो काव्या की तरफ देखकर कहती है, तुम क्या पूछना चाह रही हो और किस बारे में बात कर रही हो? काव्या रूही की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे और विवेक भाई की शादी के बारे में। जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग अभी भी वहीं रुके हुए हो जहाँ से ये रिश्ता शुरू हुआ था। रूही ने अपना सिर झुका लिया। वो कुछ भी नहीं कहती। कहती क्या ही कहती, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी कुछ सोचने की या समझने की। काव्या उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, ननद नहीं पर दोस्त के तरह समझा रही हूँ। ऐसे रोके रहोगी तो पूरी ज़िंदगी पुरानी यादें दर्द देंगी। ये नहीं कह रही एक झटके में सब कुछ भूल जाओ, पर धीरे धीरे आगे तो बढ़ो। रूही कुछ भी नहीं कहती। आंखों में नमी भर गई और नीचे कर लिया उसने अपना चेहरा। काव्या फिर से कहती है, धीरे धीरे प्यार हो जाता है, बस तुम जगह देकर देखो। रूही रुआसी सी आवाज़ में कहती है, मैंने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया काव्या, वो करण थे। वो मुझे बीच में छोड़कर चले गए। उन्होंने वापस पलट कर देखा तक नहीं। जब वो लौट कर आएंगे ना, तब मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। काव्या हैरान थी। रूही अब भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि करण लौट आएगा। उसे गए 4 महीने बीत गए थे। वो कैसे आएगा? वो नहीं आ सकता। जो इंसान मिला ही नहीं, जिसकी बॉडी ही नहीं मिली, वो कैसे आ जाएगा? काव्या समझ ही नहीं पा रही थी कि रूही को पागल कहे या प्यार में पागल कहे। करण के आने की आस लगाकर बैठी थी वो लड़की, जबकि उसकी शादी उसके छोटे भाई से करा दी गई और उन दोनों की शादी को भी अब वक्त हो चुका था। काव्या थोड़ा सा नाराज़गी से कहती है, तुम कब समझने वाली हो और कब खुद को समझाने वाली हो? तुम क्यों नहीं सोचती? तुम्हें क्या लगता है करण भाई लौट आएंगे तुम्हारे पास? क्या कहोगी उन्हें?
कैसे समझाओगी खुद को? उन्हें लौटना होता तो वो कब के लौट आते। तुम और विवेक भाई को अब जगह दे दो। क्यों नहीं दे रही हो उन्हें वो जगह जो उनकी है? तुम उन्हें एक मौका तो देकर देखो। मैं वादा करती हूँ वो तुम्हें कभी दर्द नहीं देंगे। और रही बात करण भाई की, वो छोड़कर जा चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, कोई कभी लौट कर नहीं आता। रूही रोते हुए काव्या के गले लग गई। और काव्या तो पूरी तरह से पहले ही बिखरी हुई थी, अपनी भाई को खोने के बाद, अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस तरह टूटा हुआ देखकर। वो जानती थी कि रूही उसके सामने अपना पूरा दिल खोल कर रख देती थी। काव्या ही इकलौती इंसान थी जो उसे प्यार से समझा सकती थी, डांट कर समझा सकती थी। काव्या उसके सिर को सहलाते हुए कहती है, रूही मैं ये नहीं कह रही कि आज ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, पर धीरे धीरे इस प्यार को एक्सेप्ट करो। ऐसा करना होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए। तुम दोनों की तकलीफ़ कम हो जाएगी। तुम उन्हें पति नहीं समझती ना तो कोई बात नहीं, पर दोस्त तो समझ सकती हो ना, और एक दोस्त की तरह तो प्यार कर सकती हो ना। रूही जानती थी काव्या उसका बुरा कभी नहीं चाहती। वो कभी उसे अकेलेपन में देखकर खुश नहीं रहेगी। वो चाहती थी कि वो बस हर्ट ना हो, वो अपने आप को हर्ट ना करे और इस बच्चे को कभी दर्द में ना देखे। काफ़ी देर तक रूही शांत नहीं हुई, तो काव्या ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें याद है हमारी शादी जब नहीं हुई थी, तुम और मैं विवेक भाई कितना झगड़ा करते थे ना? तुम कैसे उन पर हक जताया करती थी। तुम्हारा वो हक जताना मतलब हैरान कर देता था। तुम पूरी तरह उन पर डिपेंड थी। पहले वाली रूही बन जाओ। एक बार कोशिश करके देखो। तुम्हारी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। तुम्हारी झोली में हर खुशी लौट कर वापस आ जाएगी। रूही बस चुपचाप काव्या की बातें सुन रही थी। काव्या ठीक ही तो कह रही थी। वो खुद को झूठी तसल्ली दे रही थी कि करण लौट आएगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जो जा चुका है वो लौट आ सकता है क्या? क्या होगा आगे जानते रहेंगे अगले भाग में। अगला भाग धमाके से भरा होगा।